चलो आज देखते हैं, हम लोग आगे क्लास बढ़ाते हैं। ठीक, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम पढ़ते हैं दर्पण। अब क्या पढ़ते हैं? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण उसे कहते हैं वह पदार्थ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको दर्पण कहते हैं। यानी वह कोई भी पदार्थ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे क्या कहेंगे? दर्पण कह देंगे। कोई दिक्कत है? तो दर्पण में देखो दर्पण किसको कहेंगे? जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको क्या कहेंगे? दर्पण कह देंगे। ठीक है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसको दर्पण कह देंगे। और दर्पण बनाने के लिए किसी भी पदार्थ के एक ओर जो जिससे प्रकाश का परावर्तन हो, तो उस पदार्थ के एक ओर कलाई की जाती है, दूसरी ओर से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे आईना होता है, आईना के एक तरफ क्या होती है? कलाई की होती है, पेंट किया हुआ होता है, और दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। कोई दिक्कत? और दर्पण के प्रकार। अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। ठीक, ये जो दर्पण के प्रकार है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक प्रकार होता है परावलिक दर्पण, परावलिक दर्पण। दूसरा होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, और तीसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक, यह 3 प्रकार होता है दर्पण का। एक होता है परावलिक दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा गोलीय दर्पण। 3 प्रकार के हमारे पास दर्पण होगा। ठीक, परवलिक दर्पण किसे कहते हैं? तो परवलिक दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे परवलिक दर्पण कहा जाता है। वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, यह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, गोलीय नहीं होता है, नहीं होता है। यह दर्पण जो है पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे परवलिक दर्पण बोला जाता है। कोई दिक्कत? अब परवलिक दर्पण में इतना ही जानना है कि यह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। ठीक है, और समतल दर्पण हमारा अगला टॉपिक क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण से क्वेश्चन आती है, तो समतल दर्पण को अच्छे से पढ़ना है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण उसको कहते हैं जो जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, जिसका परावर्तक सतह समतल दिखा उसके क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। यानी कि एकदम चिकना परावर्तक सतह, एकदम सोज, तिरछा उर्छा नहीं होगा, एकदम सीधा होगा, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण बनाने के लिए देखो बना देते हैं। यहां पर ही हो गया हमारा समतल दर्पण। इधर पेंट कर देते हैं, इधर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। इधर पेंट है, ये हो गया हमारा समतल दर्पण। पेंट कहो चाहे कलई कहो, दोनों एक ही चीज होता है। इधर पेंट कर दिए तो प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा, प्रकाश के परावर्तन इधर से होगा। ये कौन सा दर्पण हुआ हमारा? तो इसको बोल देते हैं समतल दर्पण। इसको बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण। ये हमारा समतल दर्पण हुआ। ठीक है, एकदम प्लेन है, एकदम सोचिए प्लेन है, यानी एक तरफ कलाई की हुई है, दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो समतल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कैसे बनता है? समतल दर्पण में जब भी हम लोग खड़े होंगे, जैसे मान लो कि हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, तो समतल दर्पण के परावर्तक सतह की ओर खड़ा हुआ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर खड़ा हो जाते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए, यहाँ पर क्या रख दिए? कोई वस्तु रख दिए। तो कोई वस्तु जब यहाँ पर रखेंगे तब इससे प्रकाश की किरणें निकलेगी। वस्तु से क्या निकलेगी? प्रकाश की किरणें, तबे तबे परावर्तन होगा। ठीक है, यहाँ से किरणें निकलेगी, किरणें निकली दर्पण से टकराएगी, किरणें निकल के कहाँ जाएगी? दर्पण से टकराएगी। ठीक है, दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराने के बाद इसका क्या होता है? परावर्तन होता है। दर्पण से टकराने के बाद इसका परावर्तन हो जाएगा। ठीक, अब इमेज बनाने के लिए इसको डॉट डॉट से इधर पीछे में बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? पीछे से बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा दर्पण में। ठीक है, इसका ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा
दर्पण, यानी कि इसका प्रतिबिंब हो गया इसको नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए बी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, एकदम बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब का आकार एकदम बराबर होता है। क्वेश्चन आता है समतल दर्पण की विशेषता लिखने के लिए, तो इसका विशेषता हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समतल दर्पण की विशेषता। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, विशेषताएं, ठीक, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक, इसकी क्या विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, इसकी विशेषता देखो क्या क्या है। समतल दर्पण की विशेषता में पहले बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, काल्पनिक बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, ठीक, काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, पहला विशेषता में लिख देते हैं, पहला देखो, पहला लिख देते हैं, पहला काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। देखो सीधा नहीं है, ठीक, देखो ए भी है, यहाँ पर भी ए भी है, सीधा है। यानी कि अगर हम खड़े होंगे तो हमारा सिर ऊपर और पैर नीचे, इसका भी सिर ऊपर, प्रतिबिंब का भी पैर नीचे होगा, एकदम सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, लेकिन पार्श्व उल्टा बनता है कि, लेकिन कैसा बनता है, पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। पिछली का हम बताए थे पार्श्विक पार्श्व परावर्तन के बारे में। ठीक है, दाएं का बाएं बनता है, बाएं का दाएं बनता है, उसको कहते हैं पार्श्व उल्टा। इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, पार्श्व उल्टा। ठीक है, यानी कि काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसकी मुख्य दूसरी विशेषता क्या है, देखो इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जितना वस्तु जितना दूरी होगा, यानी कि दर्पण से जितना दूर वस्तु होगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। ई हमारा हो गया, ई हमारा हो गया वस्तु, ई क्या हो गया, वस्तु, आई हमारा हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया वस्तु। यानी कि दर्पण हो गया, दर्पण से दूरी जितना वस्तु का होगा उतना ही दूरी होगा प्रतिबिंब का। यानी कि प्रतिबिंब वस्तु दूरी, वस्तु दूरी बराबर होगा किसके, प्रतिबिंब दूरी के, प्रतिबिंब दूरी का। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, बराबर होगा। और वस्तु ऊंचाई प्रतिबिंब ऊंचाई के बराबर होगा। जिससे मान लो कि इसका वस्तु ऊंचाई है h1, इसका वस्तु ऊंचाई है कितना, h। ठीक, इसका मान लो h, इसका वस्तु ऊंचाई है h, तो इसका भी क्या होगा, ha होगा। इसका वस्तु ऊंचाई है h, तो इसका भी h होगा। यानी कहने का मतलब अगर यह 5 सेंटीमीटर का है तो यह भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ऊंचाई दोनों बराबर होता है। तीसरी विशेषता हमारे पास क्या हो जाएगी कि वस्तु ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई बराबर होती है प्रतिबिंब ऊंचाई के, प्रतिबिंब ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब ऊंचाई के क्या होती है, बराबर होती है हमारे पास। ठीक है, और तीसरा विशेषता क्या होगा, इसके द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो समतल दर्पण जो होती है, जो प्रतिबिंब बनाती है, इसके द्वारा हम पर्दे पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दा पर इसे नहीं ला सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्रतिबिंब हमारा पर्दे पर नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो, आगे समतल दर्पण में ये आता है क्वेश्चन की समतल दर्पण की विशेषता लिखें। समतल दर्पण की क्या लिखें, विशेषता लिखें। तो समतल दर्पण के चित्र बना के ऐसे ही विशेषता लिख देंगे, ऐसे ही बना के और लिख देंगे। इसका नाम भी दे देते हैं, देखो इसका नाम दे दो एम एन, एम एन हमारे पास दर्पण हो गया। ठीक है, इसका यहाँ पर नाम दे दो ओ, यहाँ पर पी। कोई दिक्कत है, इसे नाम देके और लिख देंगे। एनी डाउट। ठीक है, आगे देखते हैं, यही समतल दर्पण के बारे में जानना है कि समतल दर्पण में क्या होता है। तो काल्पनिक सीधा पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है, वस्तु ऊंचाई प्रतिबिंब ऊंचाई के बराबर होता है, और प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता यही होगा।
ठीक है, कई बार आया है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव भर भर के आता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में काल्पनिक, सीधा और पास और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण, दूसरा प्रकार हो गया। ये कितना, कौन था? दूसरा था। आगे देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। आगे देखते हैं क्या? गोलीय दर्पण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो गोले के किसी एक भाग पर, गोले के किसी भी एक भाग पर कलाई करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है। कोई गोले के किसी भी एक भाग पर कलाई कर दो, वो क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। जैसे मान लो कि यह हमारे पास गोलीय दर्पण हो गया, ये गोला हो गया, क्या हुआ? गोला। तो गोले के किसी भी एक भाग पर कलाई कर दो, वो क्या बन जाएगा? हमारे पास गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कलाई कर देते हैं, देखो ऐसे कलाई कर देते हैं, ऐसे कलाई कर दिए, ये हमारे पास क्या बन गया? गोलीय दर्पण हुआ। अगर इसको बाहर से कलाई कर दे, अंदर या बाहर से कलाई कर दे, तब भी हमारे पास क्या हुआ? गोलीय दर्पण बन गया। ठीक, अंदर से कलाई कर देंगे तब वो गोलीय दर्पण होगा, बाहर से कलाई कर देंगे तब वो गोलीय दर्पण होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ध्यान से देखो, यहां पर बना देते हैं दर्पण। ठीक है, देखो यहां पर हम दोनों दर्पण बना दिए, इसको अंदर से कलाई कर दिए, इसको बाहर से कलाई कर दिए। ठीक है, इसको अंदर से, इसको बाहर से। तो गोलीय दर्पण का एक केंद्र होगा, जो गोला खींचे हैं उसके एक केंद्र होगा, क्या होगा? केंद्र। और केंद्र से होकर एक मुख अक्ष लाइन खींचे सीधा, तो इसको बोलते हैं मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, इस लाइन को बोल देते हैं हम लोग मुख अक्ष, इस लाइन को। ठीक है, मुख्य अक्ष। ठीक है, या प्रधान अक्ष, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मुख अक्ष या प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मुख अक्ष प्रधान अक्ष कौन है? ये वाला है जो, कौन है? मुख अक्ष और प्रधान अक्ष, इसी को बोलते हैं। ठीक, मेन लाइन, एक प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर दे, यहाँ पर जो खींचेंगे ये ध्रुव हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ? ध्रुव, जो दर्पण के दो जगहों पर काटता है। देखो एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ, तो यहाँ पर भी ध्रुव होगा। ध्रुव को सूचित करते हैं पी से, ध्रुव को क्या लिखते हैं? पी। ठीक है, और यहाँ पर ई जोन हुआ, ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, सी। वक्रता केंद्र यानी कि सी। यहाँ पर फोकस होगा, ध्रुव यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच, एकदम बीचों बीच, इन दोनों के एकदम बीचों बीच फोकस होगा, मुख फोकस, इसको बोलते हैं मुख फोकस। ठीक, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच क्या होगा? फोकस, मुख फोकस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर फोकस किसको बोलते हैं? देखो इसको वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? तो वक्रता केंद्र उसको बोलेंगे, वक्रता केंद्र उसको बोलेंगे, इसको सूचित करते हैं सी से, इसको सूचित किस करते हैं? सी से, वक्रता केंद्र को सी से। ये वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं? तो गोले की, जहां से वह केंद्र जो गोले के एकदम बीचों बीच होता है, वह केंद्र जो गोले के हम क्या होता है? बीचों बीच होता है, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोल देंगे। ठीक है, और एक होता है फोकस, फोकस, मुख फोकस, जिसको बोलते हैं मुख फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, इसको सूचित करते हैं एफ से। क्या सूचित करते हैं? एफ से। ठीक है, यानी कि ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो बिंदु होती है, बीच मध्य बिंदु को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु होता है, लिख देते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु, ध्रुव ध्रुव एवं वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु, ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु होता है कौन? फोकस। ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु होता है फोकस। ठीक है, और यहाँ पर इसको और लिख देते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं?
मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बोला जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, तो इसका भी परिभाषा लिख देते हैं। वक्रता केंद्र बोलते हैं गोले के मध्य बिंदु, गोले के केंद्र को, गोले के क्या, गोले को केंद्र को बोल देते हैं, गोले के केंद्र। ठीक है, गोले के केंद्र होता है, ये क्या होता है, गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोला जाता है। ठीक है, ध्रुव किसको कहते हैं, ध्रुव, क्या आ गया है, ध्रुव। ध्रुव किसको कहेंगे, ध्रुव को सूचित करते हैं पी से, पोल। पी मतलब क्या होता है, पोल। ठीक है, अब देखो ध्रुव किसको कहेंगे, तो ध्रुव कहेंगे जहां पर दर्पण और मुख अक्ष एक दूसरे को काटती है, जहां पर दर्पण, क्या, जहां पर दर्पण और मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, जहां पर दर्पण और मुख्य अक्ष एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, मुख्य अक्ष एक दूसरे को काटती है। ठीक है, जहां पर दर्पण और मुख्य अक्ष एक दूसरे को काटती है उसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है इसमें वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, देखो ध्यान से, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को क्या सूचित करते हैं, आर से। ठीक है, अब आर क्या हुआ, तो देखो वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे ध्रुव और फोकस, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के, यानी यहां से लेकर के यहां तक के दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। यह इधर भी होगा और इधर भी होगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर लिख सकते हैं हम ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कह देंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और फोकस दूरी किसको कहेंगे, क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसको कहेंगे, फोकस दूरी को सूचित करते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ, इसको लिखते हैं स्मॉल एफ, इसको लिखते हैं बड़ी एफ। दोनों में ध्यान रखना, मुख्य फोकस को बड़ा एफ लिखेंगे और फोकस दूरी को लिखेंगे स्मॉल एफ। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, देखना। ठीक है, फोकस दूरी किसको कहेंगे, तो ध्रुव और फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यह जो दूरी है, यह जो दूरी है इसी को कहते हैं मुख्य फोकस। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस की बीच की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोला जाता है। कोई डाउट, ठीक है, सूचित करने का तरीका ध्यान रखना, सूचित करने का क्या कर रखना, तरीका को ध्यान में रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, जैसे मान लो कि इसको बीच से काट के अलग कर देंगे, बीच से काट के क्या कर देंगे, अलग, यहाँ पर काट दिए तो अलग हो गया, इसमें से दो दर्पण बनेगा, इसमें क्या बनेगा, दो दर्पण बनेगा। ठीक है, उसको कहते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार, उसको क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, इसका प्रकार कितना होता है, तो गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। यहां से हम काट दिए, यहां से हम काट दिए, तो ये इतना भाग हमारे पास हो जाएगा उत्तल दर्पण और इतना भाग हमारे पास हो जाएगा अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आगे देखते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं पहले,
ठीक है, इतना छाप लो, इसमें कोई दिक्कत ना है। ध्यान से देखना, इसको याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है, सूचित करने का तरीका याद होना चाहिए। वक्रता केंद्र कहां से कहां तक को कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, फोकस दूरी किसको कहते हैं, मुख्य फोकस किसको कहते हैं, ये याद होना चाहिए। इतना ध्यान रखना, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर होती है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर होती है। यानी कहने का मतलब पी एफ बराबर होगा एफ सी का, पी एफ बराबर होगा किसका, एफ सी का बराबर होगा, ठीक ना। यहाँ पर पी एफ सी का क्या होगा, बराबर होगा। इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं मुख्य फोकस, ए थी फोकस दूरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हुआ हमारे पास। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये हमारे पास जो लाइन है, जो लाइन है जिस पर तीनों स्थित है, क्या है, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र तीनों स्थित होता है, उसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। वह अक्ष जिस पर ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र तीनों स्थित होता है, उसे हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। कोई दिक्कत, इसको यहाँ पर एक नोट में याद रखना, एक नोट याद रखना, यहाँ पर क्या रखना, नोट। गोलीय दर्पण के व्यास को, क्या, गोलीय दर्पण के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वारक, द्वारक कहा जाता है, कहा जाता है। ध्यान रखना, गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। ये गोलीय दर्पण का जितना व्यास होगा उसको कहेंगे गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है गोलीय दर्पण के व्यास को खाली स्थान कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। गोलीय दर्पण क्या कहा जाता है, द्वारक। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, गोलीय दर्पण का द्वारक किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को, गोलीय दर्पण के व्यास को, गोलीय दर्पण के केंद्र को, कि गोलीय दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दे देगा डी में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, गोलीय दर्पण के व्यास को कहा जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत, चलो छापो। चलो आगे देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। आगे देखते हैं क्या, गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रकार देख लेते हैं, गोलीय दर्पण का प्रकार, गोलीय दर्पण का प्रकार, गोलीय दर्पण का प्रकार, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। अभी तुरंत बताएं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। गोलीय दर्पण हमारे पास दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। यहां से तुम ध्यान से और अच्छा से समझना, क्योंकि अवतल उत्तल के बारे में ही हम लोगों को ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यानी इस गोलीय दर्पण को अच्छे से पढ़ना है, गोलीय दर्पण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण के प्रकार, कोई दिक्कत है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। गोलीय दर्पण में दो प्रकार होती है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, पहले टॉपिक डालते हैं क्या, अवतल दर्पण, यानी है ना, हमको अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना है, अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण किसको कहते हैं,
अवतल दर्पण किसको कहते हैं? ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका एक सतह यानी कि जो जिसका बाहरी सतह कौन बाहरी सतह कलाई की हुई होती है तथा भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। या इसको दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं वैसा दर्पण जिसका जिसका उभरा हुआ सतह कलाई की हुई होती है तथा धंसे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे इसको बना देते हैं, इसका लिख देते हैं, ठीक है, वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह कलाई, कलाई को बोल सकते हैं पेंट। कलाई को क्या किया जाता है? पेंट। बाहरी सतह कलाई यानी कि कलाई की हुई होती है तथा भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम एक अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह कलाई की हुई आती है तथा भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहा जाता है। कोई दिक्कत? अवतल दर्पण में विशेषता में इसको ध्यान रखना है और ध्यान रखना है कि बाहरी सतह कलाई की होती है तथा भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। कैसे हम लोग जानेंगे? कोई दर्पण को पहचानने का तरीका होता है, उसका परावर्तक सतह देखा जाता है। परावर्तक सतह धंसा हुआ है या उठा हुआ है। अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो वह दर्पण अवतल होगा और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। यानी कि दर्पण को चित्र बना देते हैं। दर्पण कैसा होगा? देखो, हमारे पास ऐसा दर्पण होगा, ये हमारे पास क्या हुआ? अवतल दर्पण। हमारे पास हो गया अवतल दर्पण। एक नाम दे देते हैं एम एन। ये जो एम एन है या क्या है हमारे पास? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, ये हमारे पास क्या हुआ? अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, यानी कि एमएन जो दर्पण बना है अवतल दर्पण। कैसे अवतल दर्पण हुआ? जिसको इसका बाहरी सतह कलाई की हुई है, बाहरी सतह पर पेंट किए हुए हैं और भीतरी सतह चिकना है, यानी इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा, इधर से ही प्रकाश का इसका परावर्तन होगा, इधर से इस साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा, इधर कलाई की हुई है तो यानी कि इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा, इसलिए यानी कि भीतरी सतह धंसी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और यह प्रकाश के किरणों को अभिसारित करने का काम करती है, एक जगह एकत्रित करने का काम करती है, बटोरने का काम करती है, एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करती है। ठीक है, एक बिंदु पर फोकस करती है, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। तो ये अभी ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण को एक और नाम दिया जाता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करने का काम करती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कोई दिक्कत? सीधे से लिख देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखिए देते हैं, देखो, एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को लिखते हैं, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करने का काम करती है, फोकस करने का कार्य करती है, एक बिंदु पर फोकस करने का कार्य करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब देखो, अभिसारी दर्पण में यहाँ पर हमारा होगा मुख अक्ष और प्रधान अक्ष, इसमें दर्पण में बनाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, जो दर्पण को कहां पर? यहाँ पर काट रही है, जो दर्पण को यहाँ पर काट रही है, जहां पर काटेगी क्या होगा? हमारे पास ध्रुव होगा यानी पी होगा, जहां पर काटेगी वो क्या होगा? ध्रुव यानी कि पी। इस दर्पण का एक गोला है, ठीक है, तो यहाँ पर एक केंद्र होगा, एक क्या होगा?
केंद्र, जिसको सूचित करते हैं सी से। केंद्र को किससे सूचित करते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सूचित करते हैं सी से। और यहाँ पर होगा फोकस, यहाँ पर क्या होगा? फोकस, जिसको बोलते हैं मुख्य फोकस। इन दोनों के बीचों बीच होगा, इन दोनों के क्या होगा? बीचों बीच होगा। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। कोई समस्या है? अब दर्पण का उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है? अवतल दर्पण को हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, क्या है लिए जरूरी है, ठीक ना? इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग यहां से भी क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का क्या उपयोग हो सकता है, तुम लोग बताओ तो। अवतल दर्पण का क्या उपयोग हो सकता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, ठीक है। वाहनों के हेड लाइट, हेडलाइट का है, सर्च लाइट का है, सर्च लाइट। वाहनों के सर्च लाइट में भी इसका उपयोग होता है। वाहनों क्या? सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं, लाइट चली गई थी, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, क्या आगे देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है गला इत्यादि, इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है क्या? अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है और कहाँ उपयोग करते हैं इसको? वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट में करते हैं, ठीक। ठीक, डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने के लिए कहते हैं। और ड्राइवर क्या? वाहन चालक लिखते हैं, वाहन चालक, इसको ड्राइवर बोला जाता है, ड्राइवर। ड्राइवर के सामने का जो दर्पण लगा होता है, सामने का दर्पण, ड्राइवर के जो सामने का दर्पण होता है, ड्राइवर के जस्ट सामने जो दर्पण होता है उसको क्या कहते हैं? और वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। ड्राइवर के सामने जो दर्पण लगा होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और इसका क्या कहाँ उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग और किया जाता है ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में भी उपयोग किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। वो छोटा अवतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? छोटा फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण होता है ब्यूटी पार्लर में, जिसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ब्यूटी पार्लर, ठीक है। ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? और इसका उपयोग, ठीक है, हजामत बनाने में किया जाता है। हजामत, हजामत यानी कि दाढ़ी, दाढ़ी हुआ, दाढ़ी बनाने में, यानी कि सैलूनों में किया जाता है। सैलून में, ब्यूटी पार्लर, सैलून, ठीक है। यानी हजामत दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सैलून भी लिख देते हैं, सैलून, ब्यूटी पार्लर में भी और सैलून में भी, कोई दिक्कत? और इसका क्या कहाँ उपयोग किया जाता है? पर सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो सौर कुकर में किया जाता है। सौर कुकर, सौर भट्टियों में, सौर कुकर में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल। अवतल दर्पण में ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है यहाँ पर, ठीक ना। पूछेगा तो सर्च लाइट या हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने को हजामत बनाना लिखता है, हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, ठीक है। और सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। इस वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? रोगियों के नाक, कान, गला, दांत इत्यादि की जांच करने के लिए किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है? और आगे देखो, आगे देखते हैं। अवतल दर्पण खत्म। अवतल दर्पण के आगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण दिखाया जाता है। क्यों अभिसारी दर्पण कहा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाकर एकत्रित करती है, यानी एक बिंदु पर फोकस करने का काम करती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल, यहां पर लिखते हैं उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण
वैसा दर्पण जिसका, ठीक है, भीतरी सतह, भीतरी सतह कलाई की हुई होती है, कलाई की हुई होती है तथा बाहरी सतह से, बाहरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में बना लो, उत्तल दर्पण का जिसे चित्र बनाए, देखो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ऐसा नहीं, ये अवतल दर्पण हुआ। ये कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारे पास उत्तल दर्पण हुआ। ठीक है, देखो भीतरी सतह कलाई की हुई है, भीतरी सतह को क्या कर दिए, पेंट कर दिए। अब बाहरी सतह से कलाई की प्रकाश का परावर्तन होगा, बाहरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। इस पर खींच देते हैं मुख अक्ष और प्रधान अक्ष। ये हो गया हमारे पास मुख अक्ष और प्रधान अक्ष। जहां दर्पण को काट रही है मुख अक्ष और प्रधान अक्ष, जहां दर्पण को काट रही है उसको कहते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसका कुछ वक्रता केंद्र होगा, इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र। इसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोला जाता है। और इन दोनों यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच यानी मध्य में क्या होता है? मुख फोकस होता है। क्या होता है? मुख फोकस होता है। दर्पण का नाम दे देते हैं एम एन। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यह क्या काम करता है? तो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। प्रकाश की किरणों को, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसे अपसारी दर्पण भी क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्यों? तो उत्तल दर्पण को क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को ठीक है फैला देता है, फैला देता है। ठीक, यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर एकत्रित ना करके विभिन्न दिशाओं में क्या करता है? फैला देता है, पूरा फैला देगा। इसलिए इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है। अब उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग क्या क्या है उत्तल दर्पण का? उपयोग, उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? देखो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है इसका उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। वाहनों में साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। वाहनों में साइड मिरर, मिरर यानी कि साइड मिरर कहने का मतलब पक्ष दृश्य, पक्ष दृश्य में यानी पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए पक्ष दृश्य के रूप में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और गलियों में, ठीक है, और क्या हुआ? गलियों या सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में। ठीक है, गलियों या सड़कों पर स्ट्रीट, देखो सड़कों पर लगा होता है खंभा, खंभा पर ऊपर लाइट लगा होता है, वो उसमें कौन सा दर्पण रहता है? उसमें दर्पण रहता है उत्तल दर्पण, जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। क्यों लगाया जाता है सड़कों पर लाइट? क्यों लगाया जाता है? एक बिंदु पर फोकस करने के लिए थोड़ी, चारों दिशाओं में फैलाकर उजाला करने के लिए। इसलिए उसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का, सॉरी, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक ना। और वाहनों में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर यानी कि पीछे देखने का, ड्राइवर यहाँ पर बैठा होता है, देखो बगल में पीछे देखने के लिए, जो गाड़ी को पीछे आ रही है गाड़ी की नहीं, उसको देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको क्या हुआ? उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, जिसका नाम होता है साइड मिरर यानी पक्ष दृश्य यानी पीछे देखने के लिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है उत्तल दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य के रूप में किया जाता है क्यों? यानी कि उत्तल दर्पण को वरीयता पक्ष दृश्य के रूप में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि यह पीछे देखने का यानी कि इसका गुण होता है कि यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है,
बड़े से बड़े चीज का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण लगा दे तो अवतल दर्पण में बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा, यानी कि जितना जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए? दर्पण होना चाहिए, तभी दिखाई देगा अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण का नुकसान है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। पूरा दर्पण में दिखाई देगा केवल वहां नहीं, पीछे का वहां नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ की जगह दिखाई नहीं देगा, तो पता नहीं चलेगा कितना जगह है कितना जगह नहीं है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए अवतल दर्पण के बदले किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। देख, कोई दिक्कत है? अवतल दर्पण किसको कहेंगे? यहाँ पर ध्यान देख लेना, अवतल दर्पण किसको कहेंगे? अवतल दर्पण जो होता है, चम्मच देखा होगा, ठीक, ऐसे होता है, ऐसे चम्मच होता है, ठीक, इधर से जब प्रकाश देखे, इधर से देखेंगे हम लोग चम्मच में, इधर से देखेंगे तो अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, और जब इसको उलट के ऊपर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो यहाँ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। यानी कि जब हम परावर्तक सतह को डिसाइड करते हैं कि उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है कि उठा हुआ है, अगर उठा हुआ होगा तो वह कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। अगर उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो वह दर्पण अवतल होगा। जैसे देख लो, यहाँ पर इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है, यहाँ पर इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इधर से प्रकाश का इधर पेंट किया हुआ है, तो इधर है ना परावर्तक सतह होगा, तो इधर परावर्तक सतह क्या हुआ है? धंसा हुआ है, इसलिए इधर से प्रकाश का परावर्तन इसका होगा, इसलिए इसको कहते हैं क्या? अवतल दर्पण। और इसमें देखो, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, बाहर की तरफ फेंका, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? पूछेगा किस चीज की कलाई की जाती है? तो चांदी की, यानी सिल्वर ब्रोमाइड की या सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। क्या चीज की परत चढ़ाई जाती है इधर? तो सिल्वर ब्रोमाइड की कलाई की जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं इसको, आगे और देखते हैं, ठीक है।